हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। मैं इस लेक्चर में आज आपके सामने वापस हूं। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर्स तक मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं किसी भी परमाणु में, एटम में, वो मैंने आपको बता दिए थे। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उन सभी महत्वपूर्ण बातों को अपनी कॉपी में बहुत ढंग से लिख लिया है। और उसके पश्चात मैंने आपको जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि किस प्रकार से आपसे विशिष्ट आवेश से संबंधित प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, आपसे इलेक्ट्रॉन के आवेश या इलेक्ट्रॉन के भार के ऊपर किस प्रकार से प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, और बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम अगर आपको विशिष्ट आवेश में देखने को मिलता है तो उससे किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो आज हम यहां पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हम अगर किसी परमाणु को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, परमाणु को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटम का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। ओके, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। परमाणु का सही रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब भी हम परमाणु को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये ZXA, यहां जो X है ये किसी परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है। इसको हम हमेशा परमाणु में नीचे की तरफ प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक है ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या, और अगर ऑब्वियसली उदासीन होते हैं सारे परमाणु जो हम आवर्त सारणी में देखते हैं, तो बिल्कुल जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये जो A है बच्चों, ये हमेशा द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करता है। द्रव्यमान संख्या, इसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, और यही किसी भी परमाणु का भार भी होता है। किसी परमाणु का भार, जैसा कि आपको पहले ही विदित है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का है, कण है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ ये दो ही जो कण हैं वो किसी परमाणु के भार को हमेशा बताते हैं। तो ये जो हमने A लिखा है यहां पर, ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या, जिसको अभी हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Z से, प्रोटॉन की संख्या, और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। इसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका मतलब यहां पर जो A है उसकी वैल्यू Z प्लस N हो गई, और यहां इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है, इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी मैं किसी परमाणु को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ZXA। ओके, यहां अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो बिल्कुल मैं कैसे निकाल सकता हूं? जो मैंने n लिखा है उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं a माइनस जेड के बराबर होगा। ये देखिए, तो इससे आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। अब ये जो हमने एटम का रिप्रेजेंटेशन किया है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ टर्म्स परमाणु से संबंधित, तो ये आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम एग्जाम में दिला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इसमें मैं लिख रहा हूं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम समस्थानिक बोलते हैं, और समस्थानिक की परिभाषा हम ऑलरेडी जानते ही हैं क्या, कि ऐसे सभी स्पीसीज, प्रजाति जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, वो सभी स्पीसीज को प्रजाति बोल सकते हैं। प्रजाति जिनमें परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर तो समान होता है। आइसो का मतलब ही समान होता है बच्चों, जहां पर भी आइसो लिखा हुआ आता है इसका मतलब समान होता है। तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, या अभी हमने इसको द्रव्यमान संख्या भी बोला। संख्या इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जो प्रोटॉन होता है, हर प्रोटॉन का भार एक इकाई होता है, और हर न्यूट्रॉन का भी भार एक इकाई होता है। तो 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इकाई हो जाएगा, 3 प्रोटॉन होंगे तो 3 इकाई हो जाएगा, 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना इकाई भार ऐड होता जाता है, तो संख्या के ही बराबर हो गया। इसको हम ग्राम में या किलोग्राम में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा कि परमाणु भार, ये देखिए, जिसको हमने द्रव्यमान संख्या भी लिखा है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आइसोटोप की परिभाषा, समस्थानिक की परिभाषा हमेशा याद रखनी है। इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो 1H1, 1H2, 1H3। जो 1H1 है इसको हम प्रोटियम या हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन। जो 1H2 है इसको हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम। और जो कैपिटल T है ये हम ट्रीटियम के लिए यूज करते हैं, अर्थात 1S3 के लिए ट्रीटियम, या ट्राइटियम बोल सकते हैं, ट्रीटियम। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्या यहां पर हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक में 111 सभी का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान है। 1, 2 और 3 परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ओके, जैसे इसकी जगह अगर मैं बात करता हूं कार्बन के समस्थानिक, तो जो कार्बन के समस्थानिक हैं उसमें जैसे ये बहुत प्रचलन में है 6 कार्बन 12। कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 मतलब कार्बन का भार 12, 12, यही सबसे प्रचलित समस्थानिक है। इसके साथ साथ जैसे कार्बन 13 हो सकता है, कार्बन 14 हो सकता है,
6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। ये देखिए बच्चों, मुख्य ये है। तो ये कार्बन के समस्थानिक है, सभी में परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न है। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक, तो जो क्लोरीन के समस्थानिक हैं, जैसे यहां पर है 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37। ये देखिए, तो ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं बच्चों। तो समस्थानिक की परिभाषा के ऊपर आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये आप आसानी से बता सकते हैं कि परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न। तो पहले तो ये लिख लीजिए, कुछ और यहां पे टर्म्स देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे नेक्स्ट जो यहां पे टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार्स इनको कहते हैं समभारिक। समभारिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, समान भार। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वो सभी प्रजाति जिनके परमाणु भार, जिसको हमने अभी द्रव्यमान संख्या भी बोला, द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु भार तो समान होंगे, परमाणु भार समान होंगे, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बच्चों, तो परमाणु क्रमांक अगर भिन्न भिन्न है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण, मैं यहां पे ले लेता हूं 6 कार्बन 14 तथा 7 नाइट्रोजन 14। ये देखिए बच्चों, तो यहां जो A का मान है वो 14 है, यहां पर भी A का मान 14 है। ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो Z है, यहां पर इसकी वैल्यू 6 है और यहां पर इसकी वैल्यू 7 है। क्या मैं इससे n कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ, A माइनस जेड। तो ये 14 माइनस 6, अर्थात यहां पे कितने न्यूट्रॉन हैं? 8। और यहां पर अगर n निकालूंगा तो A माइनस जेड, 14 माइनस 7, यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या 7 है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि आइसोबार्स या समभारिक क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह जैसे अगर हम बात करते हैं आइसोटोन्स, तो इनको हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं बच्चों। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक मतलब आइसो न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, अथवा आइसो न्यूट्रॉन्स। आइसो न्यूट्रॉन्स का जैसे नाम से समझ में आ रहा है, क्या चीज समान होगी? आंसर है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो वो सभी प्रजाति जहां न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, की संख्या समान होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, इसका क्या तात्पर्य है? आंसर है इसका तात्पर्य यही हो गया, जैसे यहां पे अगर मैं उदाहरण लूं, जैसे आपने यहां पे लिया 6 कार्बन 14 तथा 8 O16। ये देखिए आपने ये ले लिया यहां पे, तो 6 कार्बन 14, इसका मतलब यहां पर A का मान तो 14 है और यहां पे जो Z है वो 6 है। इसका मतलब जो N होगा वो आपका A माइनस जेड, इसका मतलब 14 माइनस 6 अर्थात 8 हो जाएगा। अच्छा, 8 O16, यहां पर A का मान 16 है, Z का मान 8 है, तो N का मान A माइनस जेड, इसका मतलब ये भी 8 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। अच्छा बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं मैंने यहां 7 नाइट्रोजन 14 ऐसे लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे अभी हमने रिप्रेजेंटेशन में बात करी, 6 कार्बन 14, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे 1H1 में 1H और 1 ऊपर, 1H2 में 1H2 ऊपर। ठीक है,
तो ये सभी को क्लियर हो गया बच्चों को? तो आपको क्लियर हो गया कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है। आगे कुछ और टर्म्स को भी ऐड करते हैं, ये लिख लीजिए। हाँ बच्चों देखिए, जैसे इसकी जगह अगर आपसे कोई बोलता है आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स को हम समविन्यासी बोल सकते हैं, समविन्यासी। और समविन्यासी का मतलब होता है वो सारे प्रजाति जहां पर परमाणुओं की संख्या समान होगी तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी, वो सभी प्रजाति जहां परमाणुओं की संख्या इसको परमाणुओं कर लेते हैं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ये देखिए बच्चों, परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं और N2O ले लेता हूं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर अगर परमाणुओं की संख्या तुमसे पूछी जाए कितनी है, 3 है, बिल्कुल सही। एक कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 3 है। और ऐसे अगर N2 में पूछी जाए तो परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। और ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, और ऑक्सीजन के पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसे N2O में नाइट्रोजन के पास यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन के पास 8, तो ये हो गए 14 और 8 22। ये देखिए, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर है। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है? तो इसका मतलब इनको हम समविन्यासी या आइसोस्टर्स बोलते हैं। ये देखिए, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो हम यहां पर ये मेंशन कर सकते हैं कि सभी आइसोस्टर्स हमेशा सम इलेक्ट्रॉनीय तो होंगे ही। सभी आइसोस्टर्स जिनको हमने समविन्यासी बोला है हमेशा सम इलेक्ट्रॉनीय होंगे ही। सम इलेक्ट्रॉनीय मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगली परिभाषा मैं इसी की लिखूंगा, होंगे ही। ये देखिए, ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फिर वही नाम से समझ में आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या हम इनको क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति। ये देखिए, सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऑब्वियसली वो सारे प्रजाति जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, वो सभी प्रजाति जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये देखिए, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से संबंधित प्रॉब्लम पूछी जाती है बच्चों। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अर्थात सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे उदाहरण मान लेता हूं, मेरे पास
N-3 है, O-2 है और F-1 है और नियॉन है, Na+ है और Mg+2 है। देखो ठीक है बच्चों, तो जो N-3 है इस पे -3 आवेश क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 7 है, माने 7 प्रोटॉन है। लेकिन -3 आवेश का मतलब हो गया, प्रोटॉन हमने पढ़ा है पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए O-2 परमाणु क्रमांक 8, तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे F- परमाणु क्रमांक 9, तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये देखो बच्चों। ऐसे नियॉन, अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक 10 है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोई भी आवेश नहीं है। सोडियम का धनायन, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक धनावेश है इसके ऊपर, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने के कारण। और Mg+2, यहां 12 प्रोटॉन लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसके ऊपर +2 आवेश है। देखो क्या इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? हां, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, और यही कारण है कि हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी हमने यहां पर ये देखा था, CO2 और N2 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? समान थी। इसलिए हमने लिखा था कि जितने भी समविन्यासी होते हैं आइसोस्टर्स, वो हमेशा सम इलेक्ट्रॉनीय तो होंगे ही। क्या जो सम इलेक्ट्रॉनीय हैं सारे वो हमेशा समविन्यासी होंगे? नहीं, ये कथन सही नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण और देता हूं। देखिए बच्चों, इसी में जैसे मान लेते हैं हमारे पास है H2O, NH3, और यहां पे हम ले लेते हैं CH4। देखिए, क्या हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन सकते हैं? अच्छा, अगर यहां पे परमाणुओं की संख्या देखी जाए, कितनी कितनी है? तो परमाणुओं की संख्या H2O में 3 है, NH3 में 4 है, CH4 में 5 है। इसका मतलब ये समविन्यासी तो नहीं है। अब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे वाटर में हाइड्रोजन के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2, ऑक्सीजन के पास 8, तो कुल कितने हो गए? 10 हो गए। नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन 3 × 1, तो 10 हो गए। CH4 कार्बन में यहां पर 6, हाइड्रोजन में 4 × 1, तो यहां पर भी 10 हो गए। ये देखो बच्चों, इसका मतलब यहां 10 10 10 ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम देख रहे हैं कि सभी सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। चलिए, इसकी जगह अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, जैसे मान लेता हूं मेरे पास सल्फेट आयन है, और इसकी जगह मैं यहां पे ले लेता हूं फॉस्फेट आयन। तो सल्फेट आयन, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनूंगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सल्फर में? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ऑक्सीजन का 8 × 4, -2 आवेश भी है। -2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं, तो इसलिए यहां पर +2। ये देखिए +2 क्यों किया है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर रखे हैं। भाई, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी तो उसके ऊपर माइनस आवेश पड़ता है ना। तो यहां पर 32 और 2 34 और 16 कितने हो गए? 50। ऐसे ही PO4 -3, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, फास्फोरस, ये देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, ऑक्सीजन का 8 × 4 और -3,
माने +3 करना पड़ेगा आपको यहां पे, और इससे भी 50 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये देखिए, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि किस प्रकार की प्रॉब्लम सम इलेक्ट्रॉनीय में हमको देखने को मिल सकती है। इसकी जगह जैसे अगर आपसे बोला जाता है आइसोमर्स, ये भी बहुत पॉपुलर टर्म है आइसोमर्स, इसका मतलब क्या होता है, समावयवी। और आइसोमर्स या समावयवी किनको कहते हैं, जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। वो सभी प्रजाति जिनका अणु सूत्र समान, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, समान, ये देखिए अणु सूत्र समान परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है हमारा, आइसोमेरिज्म, समावयवता, है ना, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो भिन्न भिन्न संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इनको हम हमेशा समावयवी कहेंगे। वो सभी प्रजाति जिनका अणु सूत्र समान परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए मैं वहां पे लिखता हूं, सबसे पहले ये सारे बिंदु अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। हाँ बच्चों, आपने ये नोट कर लिया है? तो देखिए यहां पर जैसे अगर उदाहरण लिखते हैं तो ये CH3 CH2OH, ये तो अल्कोहल है, और इसकी तुलना मैं CH3O CH3 के साथ करता हूं, ये ईथर है। ये हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कार्बन और उसके यौगिकों में ये पढ़ेंगे। तो ये अल्कोहल और ईथर है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि C2 है, H6 है, O है। ये देखिए दोनों के अणु सूत्र समान हैं लेकिन यहां पर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और इसीलिए हम इनको क्या नाम देंगे, समावयवी। ये क्लियर हो गया मुझे लगता है सभी बच्चों को। इसकी जगह जैसे इसको देखिए आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस इनको हम हिंदी में समाकृतिक बोलते हैं, सम आकृतीय या सम आकृतिक। सम आकृतीय का क्या मतलब होता है, वो सभी यौगिक जहां पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलीय जो संरचना होती है वो समान होती है, वो सभी भिन्न भिन्न यौगिक जिनकी क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना जिसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ये समान होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर समान होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण, जैसे यहां पर मेरे पास ये है, इसको कहते हैं हराकसिस, FeSO4.7H2O, हराकसिस ग्रीन विट्रियोल के नाम से फेमस है। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इससे देखिए सफेद कसिस से मिलता है, ZnSO4.7H2O। ये जो 7H2O है ये जल के अणु हैं जो यहां पर Fe+2 आयन को या Zn+2 आयन को घेर के रखते हैं, इसको कहते हैं सफेद कसिस, व्हाइट विट्रियोल। तो क्योंकि यहां पर जल के अणु समान हैं
FeSO4 है और ZnSO4 है, इसलिए हम इसको आइसोमॉर्फस की कैटेगरी में रखेंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पर क्रिस्टलीय संरचना समान होगी, ठीक है। इसकी जगह ये देखिए कर्नल, ये टर्म क्या है कर्नल? कर्नल एक्चुअली किसी भी परमाणु में जो आउटर ऑर्बिट होता है ना, बाह्यतम कोश, उसको निकालने के पश्चात, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात जो अंदर में कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, उन सबको कर्नल बोलते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम कोश मतलब आउटर ऑर्बिट, आप मतलब कोश या कक्षा बोल सकते हैं इसको, आउटर ऑर्बिट, ठीक है, को निकालने के पश्चात जितने अंदर वाले कोशों में इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, रह जाते हैं, उसको कर्नल बोलते हैं। कर्नल बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका बाह्यतम कोश है, n=3। ये सारे अंदर वाले हैं, ये तो n=1 है और ये n=2 है। तो जब मैं यहां से 3s को कट कर दूंगा, ये कट कर दिया मैंने, तो इसके बाद जो अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बचे, इन सबको हम कर्नल बोलेंगे। तो यहां मैग्नीशियम का कर्नल क्या होगा? ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसके कर्नल में हैं। ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन कर्नल में उपस्थित हैं। तो कर्नल आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या होता है। इसकी जगह जैसे अगर हम बोलते हैं कोर, तो ये क्या होता है? कोर का मतलब होता है जो बाह्यतम कोश है उसी को हम कोर बोलते हैं। माने बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन को कोर बोलते हैं। कोर बोलते हैं। तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कुछ उदाहरण इसके यहां पर देता हूं। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको यहां पर कोर की परिभाषा बताई है, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन को कोर बोलते हैं। तो जैसे इसका अगर अपन उदाहरण देखें, क्लोरीन का ही उदाहरण लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। ये देखिए ये n=3 है, ये n=2 है और ये n=1 है ना। तो इसलिए यहां पर जो n=3 है वो सारे इलेक्ट्रॉन n=3 को कोर बोलेंगे। तो यहां पर 5 और 2 7 कोर के इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी जगह जैसे अगर हम यहां पे लेते सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये देखिए ये n=3 है, ये n=2 है और ये n=1 है ना। n मतलब कोश का संख्या। तो यहां पे जो आपसे पूछा जाए कि कोर के इलेक्ट्रॉन
तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अर्थात n इज इक्वल टू 3 के इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं? 1 है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कर्नल के इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश को हटाने के बाद, मतलब 3s1 को हटाने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो कर्नल के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 तथा n इज इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन। तो इनका योग करना पड़ेगा आपको। तो ये 8 और 2 10, ये देखिए। तो ये आपको मैंने जो भी एक परमाणु से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें हमने समस्थानिक को देखा, समभारीय को देखा, सम न्यूट्रॉनिक को देखा, सम विन्यासी को देखा, समावयवी को देखा, और आपको सम आकृतिक जो मैंने आइसोमॉर्फस की परिभाषा बताई, कोर और कर्नल की परिभाषा। तो इसके ऊपर हो सकता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम इससे संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ढंग से पढ़ लीजिए और ढंग से इसको नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है।